हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। सो हमारा टॉपिक चल रहा था एपिलेप्सी। तो अब तक हमने एपिलेप्सी की डेफिनेशन, उसकी इटियोलॉजी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके टाइप्स पढ़ लिए। तो अब हमारा फर्दर स्टेप है साइन एंड सिम्टम्स। ओके, तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और टाइप। ठीक है, मेनली हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, उसमें दो टाइप के थे। ठीक है, एक था जनरलाइज्ड और एक था फोकल। एक था जनरलाइज्ड, एक था फोकल। जनरलाइज्ड में क्या होता था कि मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 4 फ्लोर हैं। अगर चारों फ्लोर की लाइट चली गई, ठीक है, या एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज पूरे ब्रेन में हो रहा है, तो इसे जनरलाइज कहेंगे। लेकिन अगर लाइट सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की गई, बाकी फ्लोर की लाइट एज इट इज़ इंटैक्ट है, तो इसे फोकल या पार्शियल एपिलेप्सी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ब्रेन का जो एरिया अफेक्ट होगा सिर्फ उसी के फंक्शंस हैम्पर होंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ऑडिटरी एरिया अफेक्ट हुआ तो उसकी स्पीच हैम्पर हो जाएगी। अगर विजन एरिया अफेक्ट हुआ, आँखों वाला एरिया अफेक्ट हुआ, तो उसकी विजन हैम्पर हो जाएगी। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जनरलाइज। जनरलाइज में पहला टाइप है जनरलाइज टोनिक एंड क्लोनिक। ठीक है, इसमें दोनों फेज आ रहा है, टोनिक भी और क्लोनिक भी। जैसे हमने बात किया कि जनरलाइज में पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, होल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व। तो इसमें पहला फेज हम देखें तो टोनिक फेज, ये कुछ सेकंड के लिए रहता है, लाइक 10 से 20 सेकंड के लिए रहता है। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, और मेनली अगर देखें तो हम टोनिक फेज में दो ही चीज़ होती है, एक होता है ऑरा, एक होता है एक्टिल क्राई। ऑरा में क्या होता है? ऑरा में हमें सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट बोलेगा कि उसका सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये टोनिक फेज में। फिर जो नेक्स्ट है वो देखने को हमें मिलता है एक्टिल क्राई। एक्टिल क्राई क्या है? ये एक तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हमारे लैरिंग्स, ये जो हमारा थॉरेक्स है, वो जैसे स्पाज्म आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके वजह से अगर एयर जैसे आउट हो रही है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसे एक्टिल क्राई बोलते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एयरवे का ल्यूमेन इतना है, इतना बड़ा है, ठीक है, और ल्यूमेन अगर डिक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली जो एयर बाहर निकलेगी वो एक साउंड के साथ निकलेगी, जैसे बांसुरी में निकलती है। तो इसी तरीके से एक एक्टिल क्राई इज़ लाइक अ साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैरिंग्स एंड थोरैक्स। ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स हमें टोनिक फेज में क्या देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, लाइक हमारा बीपी बढ़ा होगा, हार्ट रेट बढ़ा होगा। ठीक है, और अगर रेस्पिरेटरी इम्पेयर हो जाए तो साइनोसिस के साइन एंड सिम्टम्स, ब्लूनेस देखने को मिलेगा शरीर पे। ठीक है, तो ये हो गया पहला टोनिक फेज। फिर नेक्स्ट है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज इज लास्ट फॉर 1 to few minutes, 1 से कुछ मिनट तक रहता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वो इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, एक स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है, लाइक जो बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है वो कंटिन्यूस ना होकर के अटक गया, फिर आ रहा है, अटक गया, फिर आ रहा है, अटक गया, फिर आ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें स्पाजम्स एंड जर्किंग देखने को मिलता है हमें, स्पाजम्स एंड जर्किंग। देन द लास्ट वन इज पोस्ट एक्टल फेज। पोस्ट एक्टल फेज में क्या होता है, ये कुछ मिनट से लेकर 1 से 2 घंटे तक भी हो सकते हैं। अब पहला टोनिक फेज है, टोनिक के बाद पेशेंट का क्लोनिक फेज है, क्लोनिक के बाद पेशेंट जो होता है एक स्लीपी स्टेट में चला जाता है, नींद और ऐसे मदहोशी वाले फेज में चला जाता है। उसके बाद उसको हेडेक और वोमिटिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, आप उससे कुछ पूछोगे वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, और मस्कुलर फ्लैसिडिटी। ठीक है, मसल्स का जो स्पाज्म है ना, जो स्पाज्म और रिजिडिटी वो खो जाएगी और ऐसे, ठीक है, फ्लैसिड हो जाएंगे मसल्स। ठीक है, तो ये पोस्ट एक्टल फेज में देखने को मिलेगा। तो ये एक पूरा पैटर्न हो गया जनरलाइज टोनिक एंड क्लोनिक में। पहला टोनिक फेज आया, फिर क्लोनिक फेज आया, और फिर पोस्ट एक्टल फेज। द नेक्स्ट वन इज जनरलाइज टोनिक। इसमें कंटिन्यूस मसल्स स्टेप्ड और फ्लेक्स्ड रहते हैं। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है और मसल्स रिजिड होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज जनरलाइज्ड क्लोनिक। जनरलाइज्ड क्लोनिक में मसल स्पाज्म रहता है। ठीक है, वॉयलेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है और वॉयलेंट कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज पेटिट माल एपिलेप्सी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जनरलाइज्ड एब्सेंट सीजर्स भी बोलते हैं। ये मोस्टली है ना बच्चों में शुरुआत होती है, मतलब कि चाइल्डहुड एज में ही इसका बिगिनिंग हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि अडल्ट एज तक आते आते इस तरह की जो एपिलेप्सी होती है ना वो पेशेंट के अंदर चली जाती है। ठीक है,
और कई केसेस में नहीं भी जाती है। ये कैरेक्टराइज कैसे होता है? इसमें ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि बहुत ही ब्रीफ छोटे से समय के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ये इतना ज़्यादा ब्रीफ होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है कि सामने वाले को एपिलेप्टिक फिट आया और चला भी गया। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपको टीचर समझा रहे हैं और आप सब साथ में बैठे हो। आप हो सकता है कि माइट भी आपके बगल वाला जो बच्चा है उसे एपिलेप्टिक फिट आया भी और वो स्टिल वैसे ही बैठा रह गया, जैसा बैठा था एकदम एग्जैक्ट वैसा बैठा रह गया, कुछ सेकंड्स के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए आया और वो एपिलेप्टिक फिट चला भी गया और आपको पता भी नहीं चला। तो ये बहुत मतलब माइनर होता है और अननोटिस्ड होता है, किसी को जल्दी पता भी नहीं चलता, ठीक है। और ये अटैक कभी कभी बहुत फ्रिक्वेंट भी हो सकते हैं, एक अटैक से लेकर के 100 अटैक पर डे भी आ सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट टाइप इज़ अटोनिक सीजर्स। अटोनिक से नाम समझ में आ रहा है, टोनिसिटी इज़ व्हाट? मसल्स की रिजिडिटी। रिजिडिटी इज़ लाइक पावर ऑफ द मसल्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने का पावर, ठीक है। और अटोनिक हो जाएगा तो ग्रैस्प करने की पावर ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट ऐसे फ्लैसिड और फ्लॉपी हो जाएगा, ठीक है, उसके मसल्स में वो जान ही नहीं बचेगी, तो पेशेंट टेंड्स टू फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ज़मीन पे गिरने की उसकी आशंकाएँ ज़्यादा हो जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ जुवेनाइल मायोक्लॉनिक सीजर्स। इसमें क्या होता है, नाम से पता चला जुवेनाइल, तो इसका मतलब कि ये एडोलसेंस की एज पे शुरुआत होता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट मसल ट्विचेस होते हैं, लाइक कुछ आपके मसल्स जो होते हैं ना वो फड़कने लग जाते हैं, ठीक है। कई दफ़ा ये बायलेटरल भी होता है और रिपीटेटिव होता है। प्रीडोमिनेटली ज़्यादातर ये आपके आर्म्स, बाजुओं के मसल्स में देखने को मिलता है। वहाँ ना जैसे मसल्स फड़कते हैं ना अचानक से सडन, वैसे ही इसमें ये इस तरह का जुवेनाइल मायोक्लॉनिक सीजर्स में इस तरह का प्रेजेंटेशन आता है, ठीक है, मसल्स का ट्विचिंग होता है। देन द नेक्स्ट वन इज साइकोमोटर एपिलेप्सी। साइकोमोटर एपिलेप्सी मीन्स कि ये कैरेक्टराइज कैसे होता है, लाइक कोई इमोशनल आउटबर्स्ट हो, सच एज कोई आपको एकदम से बहुत तेज़ गुस्सा, एंजाइटी, घबराहट, फियर ऐसा आया या किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आया, ठीक है। और कई बार ऐसा डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये एपिलेप्टिक फिट्स आ सकते हैं, लाइक एमनीजिया या भूलने की बीमारी या कन्फ्यूजन स्टेट आ जाए। इसके साथ साथ इस एपिलेप्सी में पेशेंट की टेंडेंसी होती है, साइकोमोटर एपिलेप्सी, क्योंकि ये इमोशनल आउटबर्स्ट है ना, इसमें आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो इसमें क्या रहता है, पेशेंट की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को अटैक करे, कि मारे और चाकू उठा कर फेंक दे, ऐसा कुछ कर सकता है पेशेंट, ठीक है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को याद ही नहीं रहता उसने क्या किया। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट है फोकल। जैसे हमने बात किया था, दो था मेन, जनरलाइज्ड और फोकल। तो जनरलाइज्ड में तो पूरे बिल्डिंग की लाइट जा रही थी और फोकल में क्या सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की लाइट जा रही थी। तो इसमें जिस एरिया का पार्ट इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उसी एरिया के जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएंगे, ठीक है। लाइक इसमें दो होते हैं मेन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बस इतना याद रखना है कि सिंपल में क्या होता है कि पेशेंट एटलीस्ट कॉन्शियस होता है, वो इंटरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आसपास के लोगों से उसे पता है क्या हो रहा है और आसपास के लोग अगर उससे इंटरेक्ट करेंगे तो वो नॉर्मली रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, अटैक के ड्यूरिंग भी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो आपका कॉन्शियसनेस होता है वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है। आपको देखने से तो लगता है कि पेशेंट रिस्पॉन्स देने के काबिल है, वो अवेकन्स है, वो ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। पेशेंट आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है, या तो वो एकदम स्टिल हो जाएगा, रिमेन स्टिल, और डिमॉन्स्ट्रेट एबनॉर्मल रिपीटेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। और हमें ये चीज़ याद रखनी है कि फोकल में पूरे बॉडी पे अटैक नहीं आ रहा है, ओनली सिंगल पार्ट पे, या लाइक जो भी उसका एरिया अफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके फंक्शन हैम्पर होंगे बस, ठीक है। मान लो अगर सेंसरी एरिया अफेक्ट हुआ तो उसको एबनॉर्मल सेंसेशंस होंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई चीटी काट रहा है, वहाँ कोई पिन मार रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है। विजुअल में फ्लैशेस ऑफ लाइट होंगे, ऑडिटरी में रिंगिंग साउंड्स आएंगे। ओके, देन यहाँ हमारे साइन एंड सिम्टम्स ओवर होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराएं कि जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, ठीक है। तो मेन तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो है CBC बेसिक, ये तो करानी चाहिए हमें, ठीक है। किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा, ESR और इन सब में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और जो हमारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं, लाइक हमारा ब्लड शुगर, सोडियम, कैल्शियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब लेवल्स चेक करने चाहिए। कई बार सोडियम की कमी के होने की वजह से भी आपको एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ CSF एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन के साइन सस्पेक्ट होते हैं तो आप, जैसे आपको सेरेब्रल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है सेरेब्रल मेनिंजाइटिस की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कॉजेज़ में, कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर इफेक्ट डालेगा, और जिस एरिया पे प्रेशर इफेक्ट डालेगा वहाँ के फंक्शन हैम्पर हो जाएंगे, फिर एपिलेप्टिक फिट्स आ सकते हैं,
ठीक है, तो CSF एग्जामिनेशन में भी पता चल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ न्यूरो इमेजिंग, उसमें MRI और CT स्कैन कर सकते हैं ब्रेन का, ठीक है। इसमें अगर कोई सेरेब्रल लीजन है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है EEG। EEG क्या होता है? ये हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट कर सकें जो अटैक था, क्या वो जनरलाइज था या फिर फोकल एपिलेप्सी था। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज़ मैनेजमेंट। पेशेंट को मैनेज कैसे करना है? जनरली हम कैसे पेशेंट को मैनेज करें? हम बोलेंगे पेशेंट को कि आप अल्कोहल अवॉइड करो, साइकिलिंग करना पब्लिक रोड पे या स्विमिंग करना अवॉइड करो, ठीक है। और किसी भी मशीनरी या फैक्ट्री में काम करना अवॉइड करो, या फिर किसी हाइट पे काम करना अवॉइड करो, क्योंकि ड्यूरिंग द अटैक यू माइट नॉट नो कि मतलब आप किस हाइट पे कभी कौन सा काम कर रहे हो, और आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी हाइट से आप गिरोगे उतने ज़्यादा इंजरी के चांसेस हैं, ठीक है। और एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करना चाहिए, फ्लिकरिंग लाइट, कोई भी ऐसी तड़कती भड़कती जगहें जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट और ये सब हो, जो कोई भी आपके अटैक को जो स्टिमुलेट कर दे, ठीक है, अटैक को और आगे बढ़ा दे, वैसी जगहों पे भी जाना अवॉइड करो, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करो प्रॉपर और एंटी कन्वर्जेंस लो। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द फिट क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ देश में क्या होता है, लोग एक पूरे जैसे जुट बना करके खड़े हो जाते हैं पेशेंट के आसपास, सबके सब खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को स्पेस दो थोड़ा, और सबसे पहले तो ये देखें कि पेशेंट कहाँ किस एरिया में, अगर वो किसी भी ऐसी चीज़ के पास है जैसे आग या शार्प ऑब्जेक्ट या हार्ड ऑब्जेक्ट के पास है, तो वहाँ से उठा के आप उसे किसी सेफ एरिया पे लेके आएँ ताकि आप उसे इंजरी से बचा सकें, ठीक है। और अगर वो किसी हाइटेड प्लेस पे है तो सबसे पहले बेड पर भी है तो उसे ला करके ज़मीन पर लेटाएं, क्योंकि ड्यूरिंग द अटैक इट माइट हैपन दैट पेशेंट बेड से गिर जाए, और बेड से गिरने पे भी कई बार बहुत सीरियस इंजरीज आ जाती हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि पैडेड गैग उसके दांतों के बीच में डालें अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, ताकि टंग बाइट से बच सकें। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो अननेसेसरीली कोशिश नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज उस वक्त इतने सीवियर उसके स्पाजम्स आ रहे होते हैं, मतलब इतनी सीवियर मसल्स की स्पास्टिसिटी होती है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी जो फिंगर्स है वो तो कट होंगी और पेशेंट भी हार्म होगा, तो अननेसेसरी भी कोशिश भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुशन द हेड, और पेशेंट को साइड की करवट दिला करके लेटा दें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो सलाइवा है वो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, और फिर चोकिंग की वजह से सांस ना आए उसकी वजह से भी पेशेंट जा सकता है, मतलब चला जा सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को साइड पे लेटाना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट को देख कर कैसे आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पता है कि एपिलेप्टिक फिट है, ये अटैक है, तो उसका टाइम कंप्लीट होने दें, यानी कि गिव द पर्सन टाइम टू रिकवर। ओके, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।